आजकल आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी प्रेशर में है। प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं, सेंटिमेंट्स वीक है, फेयर हाई है और लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है। यानी मार्केट गिर रही है, इसलिए नहीं कि फंडामेंटल खराब हो गए, बल्कि इसलिए कि सिस्टम से लिक्विडिटी निकलती जा रही है। इंटरेस्ट रेट हाई है और सेंट्रल बैंक स्पेशली फेडरल रिजर्व मॉनेटरी टाइटनिंग में मूड में लग रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट पर्टिकुलरली बिटकॉइन मैक्रो साइकिल और लिक्विडिटी साइकिल्स के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। जैसे ही क्वांटिटेटिव ईजनिंग दोबारा स्टार्ट होगी, यानी जब सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करना, बॉन्ड बाय करना और लिक्विडिटी इंजेक्ट करना शुरू करेंगे, तो रिस्क एसेट इंक्लूडिंग बिटकॉइन फर्स्ट लाइन में पंप करते नजर आएंगे। क्योंकि फ्रेश लिक्विडिटी सबसे पहले बिटकॉइन, गोल्ड और हाई बीटा एसेट में फ्लो करती है। इसलिए कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजनिंग यानी फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्शन बिटकॉइन का रॉकेट फ्यूल है। क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स्ड है, 21 मिलियन से ज़्यादा फंड नहीं हो सकते हैं। तो जब लिक्विडिटी इंक्रीज होती है और साथ में डिमांड भी और बढ़ जाए, तो सिंपल इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि द ओनली थिंग मूव अपवर्ड इज़ द प्राइस। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ से न्यू बुल रन और न्यू ऑल टाइम हाई फॉर बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन हाई जन्म लेते हैं। और अब रिसेंटली फेड ने फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस ट्रिगर कर दिया है, और ये मैं आपको बस सिर्फ 3 चार्ट से साबित कर दूंगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये अब सिर्फ रिपो मार्केट या बैंक रिजर्व का मसला नहीं रहा, ये वो लम्हा है जो फेडरल रिजर्व का कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है, और ये बात फेड खुद भी जानता है। इस वीडियो के आखिर तक आप ये बात पूरी तरह समझ जाएंगे कि क्यों अब पैसा प्रिंट करना नामुमकिन नहीं, बल्कि फेड के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और दिसंबर में सिर्फ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोकना काम नहीं करेगा, बल्कि फेड को एग्रेसिवली सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्शन करना पड़ेगा। और इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। और एक और डिस्क्लेमर कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के तौर पे मैं बना रहा हूं। और आज मैं आपको वो डेटा दिखाने जा रहा हूं जो डेटा इस वक्त फेड रिजर्व खुद वॉच कर रहा है, जिससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर समझ आएगी कि एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों क्रिप्टो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कब एक्सप्लोसिव रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो सीधा अपने बात पे आते हैं। मैं आपको 3 एविडेंस दिखाना चाहता हूं जो ये साबित करेंगे कि असल में क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देना चाहूं और रिपो मार्केट के हवाले से समझाना चाहूं कि रिपो मार्केट क्या है। रिपो मार्केट वो जगह है जहां रोजाना 3 ट्रिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन फ्लो होता है। बैंक्स जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होती है वो उसे ओवरनाइट उन फाइनेंशियल एंटिटीज को लेंड कर देते हैं जो कैश स्ट्राव्ड होते हैं, और इसके लिए वो एज ए कोलेटरल यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लेते हैं। ये एक तरह से आप एक शॉप समझे जहां पे ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे के साथ अपने आप को रीफाइनेंस कर देते हैं। रिपो मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का ब्लड स्ट्रीम है। जब ये मार्केट स्ट्रेस में होता है तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो सरफेस लेवल पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडर बीनीथ कुछ हो रहा है। फर्स्ट टाइम 2008 में रिपो मार्केट फ्रीज हो गई थी और हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। मार्च 2020 में फिर सीजर हुआ तो हम कोविड-19 में थे, और अब दोबारा ये वार्निंग सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में। अब मैं आपको कुछ चार्ट दिखाना चाहूँगा, जिसका सबसे पहला चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो है SOFR यानी सिक्योर ओवरनाइट फंडिंग रेट, जो प्रॉक्सी है रिपो मार्केट रेट का। ये असल में रिपो मार्केट का एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है। नॉर्मली SOFR रेट फेड फंड रेट से जो बैंक को रिजर्व पे मिलता है 5 से 8 बेसिस पॉइंट नीचे ट्रेड करता है, और ऐसा सालों से चलता आ रहा था। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में SOFR फेड रेट से ऊपर स्पाइक हुआ, जब ओवरनाइट फंडिंग जो $3 ट्रिलियन डेली मार्केट का साइज हो फेडरल रिजर्व के दिए हुए रेट से ऊपर ट्रेड करे, तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा यानी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, और ये वो फंडिंग स्ट्रेस है जो इस वक्त हम मार्केट में देख रहे हैं। दूसरा एविडेंस जो इस बात को कंफर्म कर रहा है वो है फेड का स्टैंडिंग रिपो फैसिलिटी। ये बैंक के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है जो फेड की तरफ से कोविड-19 क्राइसिस के बाद बनाई गई। जब कोई फाइनेंशियल एंटिटी ओपन मार्केट से कैश नहीं ले पाता
तो वो फिट से 4% पे बारो कर सकते हैं। लेकिन इस फैसिलिटी को यूज करने का एक स्टिग्मा है, ये सिग्नल देता है कि आप स्ट्रेस में हो। इस वक्त यूएस के सिर्फ 40 बैंक इस फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को उन बैंक ने एक दिन में 50 बिलियन बारो किए। ये इस फैसिलिटी के तारीख में सबसे ज्यादा यूसेज था जब से ये 2021 में बनाई गई। 2023-2024 के अक्सर हिस्सों में इसका इस्तेमाल तकरीबन जीरो था, लेकिन सितंबर से बैंक बार बार इस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं और ये सब कुछ कोई क्राइसिस के दौरान नहीं हो रहा। इस टाइम कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई बैंक फेलियर नहीं हुए, मगर बैंक इतनी परेशान है कि वो फिर से बारो करने के लिए अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार है। तीसरा एविडेंस है बैंक रिजर्व्स। बैंक रिजर्व्स बैंक का फेड के पास रखा हुआ कैश को बैंक रिजर्व कहा जाता है, जो अब तकरीबन 2.8 ट्रिलियन डॉलर लेवल पर है और ये पिछले 4 सालों में सबसे कम लेवल है। फेड ने जून 22 से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट किया, जो सिस्टम से 2.4 ट्रिलियन डॉलर निकाला गया। कम रिजर्व का मतलब यह है कि बैंक के पास रिपो मार्केट में लेंड करने के लिए कम ही कैश बचा है, जिसकी वजह से फंडिंग सप्लाई गिर रही है। जब रिजर्व अबंडेंट थे 2022 में, तो रिपो रेट फेड के रेट से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब रिजर्व 5 साल के लो लेवल पर है और रिपो रेट स्पाइक कर रहा है। तो अब SOFR स्पाइक कर रहा है, इमरजेंसी बोरोइंग रिकॉर्ड लेवल पर है और रिजर्व मल्टी ईयर लो लेवल पर आ गए। ये 3 चीज़ें मिलकर लिक्विडिटी क्राइसिस का सिग्नल दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व भी ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए दिसंबर 1 को वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोक रहे हैं, जिससे सिर्फ सिस्टम से फर्दर ड्रेन रुक जाएगी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि सिर्फ ड्रेन रोकना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि साथ में एक और चीज़ भी हो रही है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। फंडिंग डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो सप्लाई और डिमांड को इम्बैलेंस कर रहा है। सप्लाई ऑफ फंडिंग यानी बैंक रिजर्व लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 2.8 ट्रिलियन तक आ गई है। बैंक्स के पास कम कैश है, लेकिन डिमांड ब्लो अप हो गई है, बहुत बढ़ गई। SOFR वॉल्यूम पिछले 2 सालों में डबल हो गई, 1.5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर पर डे से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब यह है कि सप्लाई गिर रही है लिक्विडिटी की और डिमांड बढ़ रही है। जब ऐसा होता है तो एक ही चीज़ ऊपर जाती है, वो है प्राइस यानी रेट्स। इसलिए रिपो रेट स्पाइक कर रहे हैं मार्केट में। इस डिमांड के बढ़ने का मेन ड्राइवर है यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। 2025 के अक्टूबर तक यूएस डेट तकरीबन 38 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ये जीडीपी का ऑलमोस्ट 100% है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग $70,000 पर सेकंड की रफ्तार से, और ये जल्द ही 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चला जाएगा। यूएस इस वक्त किसी जंग में नहीं है, ना कोई पेंडेमिक चल रहा है, फिर भी 2025 में फेडरल स्पेंडिंग जीडीपी का 23% है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो साल 2000 में ये सिर्फ 17% था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये 24% तक चला गया। 2020 के कोविड-19 में ये 31% तक था, जबकि गवर्नमेंट उस वक्त मैसिव स्पेंडिंग कर रही थी। लेकिन 5 साल बाद भी यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग 23% पे है, 2008 से भी ऊपर, और ये गिरेगा भी नहीं। CBO यानी कांग्रेशनल बजट ऑफिस प्रोजेक्ट करती है कि स्पेंडिंग अगले 10 सालों में एवरेज 24% ऑफ जीडीपी रहेगी। रेवेन्यू लगभग इस वक्त 18% है, तो हर साल लगभग 6% का गैप नज़र आ रहा है, यानी हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है, और ये तमाम डेप्ट फाइनेंस होने भी चाहिए। ट्रेजरी बॉन्ड इशू किए जाते हैं, बैंक्स, मनी मार्केट फंड्स और डीलर इन बॉन्ड को ख़रीदते हैं और फिर वो वही रिपो मार्केट से इसको फाइनेंस करते हैं। इसी वजह से रिपो वॉल्यूम स्पाइक कर रही है और अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिक्विडिटी को ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन कर रहा है, जबकि रेवेन्यू इस लेवल पे फेस नहीं कर रहा, और ये मसला सियासी तौर पर भी इसका सलूशन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दोनों पार्टी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट स्पेंडिंग पर एग्री तो करते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि स्पेंडिंग का पैटर्न चेंज कर देते हैं। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, डिफेंस, कोई भी इन चीज़ों को टच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि डेफिसिट जारी रहेगा, डिमांड फॉर फाइनेंसिंग बढ़ती रहेगी और रिपो मार्केट में स्ट्रेस नज़र आता रहेगा।
इसलिए अब 1 दिसंबर को अगर फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोक देता है तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये काम कर जाएगा, रिजर्व का ड्रेन रुक जाएगा और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर मैथ ये नहीं बताती। फेड का बैलेंस शीट अब 6.7 ट्रिलियन पर है, जो पीक से थोड़ा सा नीचे है, जो 9 ट्रिलियन डॉलर था। रिजर्व तकरीबन 2.8 ट्रिलियन लेवल पर है और जो बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है 2.7 ट्रिलियन। तो अब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को रोकना रिजर्व को सिर्फ प्लेट रख देगा, बढ़ाएगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अब लिक्विडिटी को उस लेवल पे प्रीस कर रहे हैं जहां ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल है। साथ ही गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन डॉलर की डिपॉजिट चला रहा है। एसओआर वॉल्यूम अब भी 2.2 ट्रिलियन पर डे से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि डिमांड स्ट्रक्चरल है, जाने वाली नहीं है। तो अगर फेड सिर्फ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोक दे तो सिर्फ ब्लीडिंग रुक जाएगी, वोंड नहीं बढ़ेंगे, यानी जहम नहीं भरेंगे, और फेड को ये बात बखूबी पता है। इसलिए लोरी लोगान, डेलिस फेड के प्रेसिडेंट और पहले न्यूयॉर्क फेड के ओपन मार्केट डेस्क के हेड ने अक्टूबर में स्पीच के दौरान कहा, अगर रिपो रेट का रीसेंट राइज टेम्पररी नहीं निकला, मेरी राय रहे कि फेड को एसेट खरीदना शुरू करना पड़ेगा। मतलब एसेट बाइंग का मतलब है क्वांटिटेटिव ईजनिंग। वो बस थ्योरी आपको नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोकना काफ़ी नहीं होगा। अगर रिपो स्ट्रेस बरकरार रहेगा तो फेड को बैलेंस शीट एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी क्वांटिटेटिव ईजनिंग, यानी इसका मतलब है कि प्रिंट मनी या प्रिंटिंग। तो अब सवाल यह है कि जब पहली दफ़ा 2009 में QE किया गया तो कंज्यूमर प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े। 2009 से 2020 तक इन्फ्लेशन तकरीबन 2% टारगेट के आसपास रही, जबकि स्टॉक मार्केट ट्रिपल हो गई। तो फिर अब क्वांटिटेटिव ईजिंग करना क्यों खतरनाक है? क्या ऐसा स्ट्रक्चरली बदल गया है जिसकी वजह से इस वक्त फेड डर रहा है क्वांटिटेटिव ईजिंग करने से? तो इसका जवाब फेड का बैलेंस शीट है। अगर हम 2008 से पिछले देखें तो फेड का बैलेंस शीट तकरीबन $850 बिलियन का था। 3 राउंड ऑफ QE ने इसे 4.5 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। ये एक मैसिव मनी प्रिंटिंग थी। 2010-2019 के दौरान कंज्यूमर इन्फ्लेशन रिलेटिवली स्टेबल रही, लेकिन एसेट, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एसेट में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये एसेट इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। यूएस स्टॉक इंडेक्स 670 से 3200 तक गया। लेकिन 2020 में सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ थी। कोविड-19 के दौरान फिस्कल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हुई। फेडरल स्पेंडिंग 31% ऑफ GDP तक चली गई। स्टिमुलस चेक, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, PPP लोन, ये सारे पैसे सीधा रियल इकोनॉमी के अंदर गए। फेड ने भी बैलेंस शीट को 4.3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन तक एक्सप्लोड कर दिया। पीक तकरीबन $9 ट्रिलियन 2022 में हमने देखा। इस दफ़ा इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस में भी निकल आई। 2022 तक CPI ने पीक 9% टच कर दिया। पहली दफ़ा 1990 के बाद ये रियल कंज्यूमर इन्फ्लेशन इस लेवल पे पहुंच गया। तो इस दफ़ा क्या फ़र्क था? फ़र्क सिर्फ था फिस्कल साइड का। गवर्नमेंट ने पैसा सीधा लोगों के पॉकेट में डाले, डिमांड रियल इकानमी में सर्च कर गई। 2010 में जब QE हुआ तो उस वक्त फिस्कल स्पेंडिंग रिसेट थी, पैसा ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रहा और सिर्फ एसेट बबल बना। लेकिन 2020 के बाद जब फिस्कल फ्लड गेट खोल गए, पैसे ने रियल इकानमी को भी फ्लड कर दिया और डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस के नतीजे में कंज्यूमर प्राइस ऊपर चला गया। अब US वही प्लेबुक रिपीट कर रहे हैं। स्पेंडिंग अभी भी 23% ऑफ GDP पर है, डेफिसिट अभी भी तकरीबन $2 ट्रिलियन पर ईयर है और फेड के पास अब भी सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन 1 ये है कि क्वांटिटेटिव ईजनिंग ना करना, मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोकने पर ही रुक जाना। अगर वो ऐसा करते हैं और रिपो रेट चढ़ते रहें तो फंडिंग एक्सपेंसिव रहेगा, कंपनी अपना डेट रोल नहीं कर पाएंगे, बैंक्स अपने बुक बैलेंस नहीं कर पाएंगे, प्लम्बिंग जैम हो जाएगा और जैसा 2008 में हुआ था वैसा ही हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे। मार्च 2020 में जब ऐसा हुआ तो फेड 9 इमरजेंसी प्रोग्राम कुछ ही हफ्तों में उन्होंने लॉन्च किए, क्योंकि वो जानते थे कि फंडिंग ड्राई अप का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन 1 का नतीजा मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है और आज उनके पास एम्यूनेशन भी कम है। 2007 के मुकाबले में रेट हाई लेवल पर है, 4% से ज़्यादा, और बैलेंस शीट स्पेस भी कम है। अब रेट्स पहले से कम
है और बैलेंस शीट 6.7 ट्रिलियन पर है, पहले से ऑलरेडी बढ़ा। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 1 है ये फिजिबल नहीं है और इसकी चांसेस बहुत कम है। तो अब ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 ये है कि QE को रिस्टार्ट किया जाए, लिक्विडिटी सप्लाई करें, रिपो मार्केट स्टेबल हो जाएगा, क्राइसिस अवॉइड हो जाएंगे, लेकिन फिर वो पैसा रियल इकोनॉमी में चला जाएगा, जिससे स्टॉक, बिटकॉइन, रियल एस्टेट सब ऊपर जाएंगे, लेकिन साथ ही रेंट, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दोनों एसेट और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक साथ देखने को मिलेगी क्योंकि फिस्कल स्पेंडिंग भी हाई लेवल पे है। तो अब आप सोचते होंगे कि फेड क्या करेगा। सेंट्रल बैंक आमतौर पर डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन पर तरजीह देते हैं, हमेशा फाइनेंशियल सिस्टम को प्राइस स्टेबिलिटी से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। बिन बर्नाकी ने 2002 में खुद कहा था कि यूएस गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस है जो उससे जितना मर्जी पैसा डॉलर प्रिंट करे और वो भी बगैर किसी कास्ट के। यानी फेड का नाइट फेयर है डिफ्लेशन और कोलैप्स, लेकिन इन्फ्लेशन वो कमांड पर क्रिएट कर सकते हैं और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें यही दिखाता है। 2008 के बाद QE, 2012 ड्रैगी का व्हाट्सएवर टैग, 2020 का इमरजेंसी प्रोग्राम, मैसिव QE। अब जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड हो रहा है तो फेड के ऑफिशियल भी यही कह रहे हैं कि बैलेंस शीट को एक्सपेंड करना पड़ेगी और वो ये कह चुके हैं कई बार। अब वो सोचेंगे कि इसको कुछ और नाम दिया जाए क्वांटिटेटिव ईजनिंग के बजाय, मतलब कि कोई लिक्विडिटी ऑपरेशन या कोई और प्रेस, लेकिन असल में मनी क्रिएट किया जाएगा। अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में आपने रखा हुआ है तो आपका पैसा डाइल्यूट होने वाला है, और अगर आप एसेट में हैं जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, बिटकॉइन जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, तो आपके पास मौका है प्रिंटिंग के साथ पैसे रखने का। QE क्वांटिटेटिव ईजनिंग न्यूट्रल नहीं है, ये विनर और लूजर बनाते हैं। यूएस में जो एसेट ओन करते हैं वो 10% के आसपास है और इनके पास 2/3 से ज़्यादा वेल्थ है, वो 80% स्टॉक ओन करते हैं। जब फेड एसेट प्राइस पम्प करता है तो वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और सेवर वर्कर क्लास जो कैश या सेविंग पर बैठे हुए हैं उनका नुकसान होता है और इससे वेल्थ गैप वाइडन होता है। और इस दफ़ा ये पैटर्न दोबारा रिपीट होगा क्योंकि फेड ने लिक्विडिटी ड्रेन की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जारी रही और ये फंडिंग स्ट्रेस को ट्रिगर कर गया। QT रोकना सिर्फ प्रॉब्लम को फ्रीज करता है, फिक्स नहीं करता। और अब जब फेड को QE रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमने करना है। तो अब सिचुएशन 2020 जैसा नहीं होगा। अब दोनों एसेट, कंज्यूमर और जो एसेट्स है जैसे कि बिटकॉइन हो रहे हैं, ये दोनों ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर है कि जहाँ पे हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि एक मार्केट स्ट्रेस नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट नीचे ही आ रही है और अपना फ्लोर डिफाइन नहीं कर रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है फेड के अब नेक्स्ट मूव के ऊपर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो है ऑप्शन 2, मतलब QE स्टार्ट करना। तो इसका मतलब है कि एक ऑप्शन तो उसने ऑलरेडी बता दिया कि दिसंबर 1 को वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग रोक रहे हैं, लेकिन QE कब स्टार्ट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रेस देखना हमें अभी बाकी है। मार्केट में यानी जैसे प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, रिपो मार्केट में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, ये अगर थोड़ा सा सिवियर होता है और कोई फाइनेंशियल एंटिटी कोलैप्स कर जाती है जिससे एक ट्रिगर क्रिएट होता है तो डेफिनेटली फेड इंटरवीन करेगा और वो मैसिव QE स्टार्ट करेगा। और जब मैसिव QE स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि वो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के लिए लिक्विडिटी सबसे बड़ी चीज़ है और इस वक्त सिस्टम से लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगले कुछ महीनों में टॉप देख सकते हैं बिटकॉइन के भी और ऑल टाइम हाई के भी। अगर आपको ये मैसिव और डेटा ड्रिवन एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप इस तरह के वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।